नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए वो क्या थे, उनमें क्या लिखा था। इससे पहले हमने जाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए थे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। याद रखें दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1858 जब पारित हुआ तो इसमें पूरे के पूरे शासन को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था उससे लेकर इस शासन को ब्रिटिश ताज के हाथों में दे दिया गया। यानी भारत का जो ब्रिटिश शासन था इसको ताज यानी क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यहीं पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया और इस गवर्नर जनरल के पद को जब खत्म किया गया तो एक नया पद लाया गया। वो नया पद था भारत का वायसराय। इस भारत का वायसराय का मतलब ये होता था कि ये एक ऐसा व्यक्ति होता था जो इस ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। और ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन था? पहला लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। यहीं पर भारत शासन अधिनियम में ही नियंत्रक बोर्ड और निर्देशक बोर्ड दोनों को खत्म कर दिया गया। इससे पहले जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत ये दोनों बोर्ड चलते थे, नियंत्रक बोर्ड भी और निर्देशक बोर्ड भी। नियंत्रक बोर्ड क्या करता था? ये पूरे के पूरे भारत पे शासन करता था, नियंत्रण करता था। और निर्देशक बोर्ड क्या करता था? ये नए नए निर्देश जारी करता था, नए नए नियम बनाता था। तो निर्देशक बोर्ड इसलिए बनाया गया था। यहाँ पर क्या हुआ कि जब इन दोनों बोर्डों को खत्म किया गया तो अब नियंत्रण करने वाला कोई नहीं रहा और शासन बनाने वाला भी कोई नहीं रहा। तब भारत के राज्य सचिव का पद लाया गया। इस भारत के राज्य सचिव में जितना भी प्रशासन होता था उसकी सभी शक्तियां इसमें मौजूद रहती। जब इसमें सभी शक्तियां मौजूद रहने लगी तो इनको इस मामले की पूरी दिक्कतें खत्म हो गई। इसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम में कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से भारतीयों को प्रतिनिधि करने का मौका मिल गया, लेकिन सिर्फ कानूनी प्रक्रिया में, प्रशासन में नहीं। कानूनी प्रक्रिया में भारतीयों प्रतिनिधियों को मौका मिला। और यहीं पर क्या हुआ कि जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उनके जो विधायी शक्तियां थी उनको बढ़ाकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया लागू कर दी गई। जब विकेंद्रीकरण प्रक्रिया लागू कर दी गई तो थोड़ी सी समस्या आ गई। क्या कि अब अगर मान लो कि जब विकेंद्रीकरण हो गया तो अगर कोई समस्या पैदा होती है तो सब अपनी अपनी बात रखने के लिए आ जाएंगे। पूरी परिषद कहेगी ऐसा करो ऐसा करो। तो इन्होंने कहा कि जो वायसराय होगा तो आपातकाल की स्थिति में वो परिषद की बात को नहीं सुनेगा और उसकी जो समझ में आएगा वही निर्णय लेगा। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ से कि क्या स्थितियां हुई होंगी। तो यहाँ से आपातकाल की स्थिति में ये वायसराय अपने परिषद की किसी की बात को नहीं सुनकर अपने निर्णय को लागू कर रहा था। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसमें जो था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें बनाई गई। इन केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अभी तक गैर सरकारी सदस्य नहीं नियुक्त होते थे, लेकिन इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्य भी नियुक्त किए जाने लगे। क्यों? कारण ये था कि सिर्फ सरकारी सदस्य जो थे वो हितकर बातें सोचते थे, उसमें भारतीय भी थे। लेकिन जब इन्होंने गैर सरकारी सदस्य डालने का प्रयास किया तो इसमें का मतलब वो क्राउन के ही सदस्य थे, वही सदस्य आके इसमें मिल गए तो वो उनके पक्ष की बातें बोलने लगे। ये अतिरिक्त सदस्य गए जाते थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को मौका मिल गया। वो क्या कर सकते थे? जो वार्षिक बजट पेश होता था उस पर बहस कर सकते थे, उस पर प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ मतदान की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी, यहीं से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अगर पूछ दिया जाए कि निर्वाचन प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई तो निर्वाचन प्रक्रिया 1892 के भारत परिषद अधिनियम से ही प्रारंभ हुई। लेकिन भारतीयों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया।
तो ये एक तरीके की अप्रत्यक्ष प्रणाली रही, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि अगर ये प्रत्यक्ष प्रणाली होती तो सबको मौका मिलता वोट डालने का, तो ये जरूर अप्रत्यक्ष प्रणाली रही होगी, इसलिए सबको मौका नहीं मिला। इसके बाद 1919 का भारत परिषद अधिनियम आया, इसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक चीज बहुत अच्छी हो गई क्या कि विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में भारतीयों को मौका मिल गया, यानी वो विधि निर्माण में भी भाग ले सकते थे और प्रशासन में भी भाग ले सकते थे। लेकिन इससे पहले 1961 में ये कानून प्रक्रिया में तो भाग ले सकते थे, लेकिन प्रशासन में भाग नहीं ले सकते थे। यहाँ से ये इनको मौका मिला कि अब आप प्रशासन में भी भाग ले सकते हो। लेकिन यहाँ से सांप्रदायिकता लागू हो गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रारंभ हुआ, जिसमें मुस्लिमों ने भाग लिया। अभी तक मुस्लिम ही भाग लेते थे। मुस्लिम पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मुस्लिम कोई प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा हुआ तो मुस्लिम ही वोट करेगा, हिंदू खड़ा हुआ तो हिंदू ही वोट करेगा, तो इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करना। 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू हुई। इसमें क्या था, इसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति वोट डाल सकता था, लेकिन सांप्रदायिकता यहाँ और बढ़ गई। कहाँ बढ़ी? सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों। यानी सिखों के प्रतिनिधित्व करने के लिए सिख चुनाव लड़ सकता था, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ईसाई चुनाव लड़ सकता था, आंग्ल भारतीय वो व्यक्ति जिनके माता पिता में से एक इंडियन हो और एक विदेशी हो, उनके बच्चे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, और यूरोपीय सदस्य हो, यानी ये सब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कर सकते थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई और प्रांतों में भी द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि दो शासन व्यवस्था है, एक अपर क्वालिटी की और एक निम्न क्वालिटी की, यानी अपर क्वालिटी जब भी चाहे तो निम्न क्वालिटी को हटा सकती है। फिर क्या हुआ कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित का मतलब कि इसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया, हस्तांतरित मतलब बंटवारे के हिसाब से इसको बांटा गया। इसमें उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया 1919 के भारत शासन में, सबसे पहली बार उत्तरदायी शासन। इसमें एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का काम था कि वो 10 सालों तक इसका निरीक्षण करे और फिर अपनी रिपोर्ट दे कि इसने कैसा काम किया। इसके बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम आया। इसमें सबसे पहली बार संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई, इससे पहले संघात्मक सरकार नहीं थी, और द्वैत शासन जो था वो प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू हुआ। और यहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, वित्त एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए। और सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ और बढ़ गया, जैसे दलित जातियों को शामिल कर दिया गया, महिलाओं को, मजदूरों को। तो पहले ही आप जानते हैं कि सबसे पहले मुस्लिमों को शामिल किया गया सांप्रदायिक चुनाव में, उसके बाद में सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल इंडियंस को और यूरोपियों को, उसके बाद में दलित जातियों को, महिलाओं और मजदूरों को भी शामिल कर लिया गया सांप्रदायिक चुनाव में। इसके बाद में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना सबसे पहली बार की गई। संघीय न्यायालय, जिसे हम आज सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे न्यायालय समाहित होते हैं, उन्हें संघीय न्यायालय कहते हैं। फिर ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया इसी अधिनियम में 1935 में ही, और सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत की स्थापना की गई। और यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया थी वो एक तरीके की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया थी। इसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही वोट कर सकते थे और अमीर लोग वोट कर सकते थे, कोई गरीब व्यक्ति वोट नहीं कर सकता था और कोई अनपढ़ व्यक्ति वोट नहीं कर सकता था। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया थी वो अप्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष नहीं थी, अप्रत्यक्ष थी। इसमें फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद घोषित कर दिया जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है।
और यहीं से वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का सम्राट ये भी दोनों शब्द हटा दिए जाते हैं। फिर हमारा देश आज़ाद हो जाता है, हम आज़ाद भारत में रहने लगते हैं। और फिर उसके बाद में आता है संविधान बनाने की प्रक्रिया। ये संविधान बनाने की प्रक्रिया को हम अगले लेक्चर में आपको अगले दिन बताएंगे कि कैसे संविधान हमारा बना, वो संविधान को बनने में किन किन लोगों का सहयोग रहा। इतना बता देते हैं कि सबसे पहले 1934 में स्वराज्य पार्टी द्वारा संविधान की मांग की गई, एम.एन. राव द्वारा भी इसकी बात कही गई थी। और 1935 में कांग्रेस ने पूर्णतः लीगली रूप से इसकी मांग की। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। आगे अगले लेक्चर में ये सब आपको बताया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को भी भेजिए, जिनका भी इससे फ़ायदा हो सके मदद ज़रूर करें, एक दूसरे तक वीडियो पहुंचाएं, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और जो लोग इसको देखेंगे उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।